तो अब उन्होंने कहा दिल्ली चलना है, और दिल्ली चलकर अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र है उस पर कब्जा करना है। तो लगभग 2000 भारतीय सैनिक, उनके साथ कुछ भारतीय नागरिक जो सामान्य नागरिक थे, गांव से इकट्ठे होकर आए थे, इन लोगों ने घोड़ों की और कुछ खच्चरों की व्यवस्था की और उन पर बैठकर ये सारे सैनिक रातों रात दिल्ली के लिए निकल गए। सवेरा होते होते ये दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को 1857 के साल में दिल्ली में 2000 मेरठ के सैनिक जो भारतीय सैनिक थे और 1500 से ज्यादा लोग जो गांव के सामान्य नागरिक थे, इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर की सेना के कई सैनिक थे जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की कसमसाहट तो रखते थे, लेकिन उनका जो बादशाह था, राजा बहादुर शाह जफर, वो लड़ने को तैयार नहीं था। बहादुर शाह जफर कभी भी अंग्रेजों से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। हमेशा उसके मन में ये दुविधा रही कि मैं अंग्रेजों से लड़ूं या अंग्रेजों से मित्रता करूं, अंग्रेजों से लड़ने में फायदा है या मित्रता करने में फायदा है। और दूसरा उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके आसपास के जो सहयोगी थे वो हमेशा बहादुर शाह जफर को ये समझाया करते थे कि अंग्रेजों से दोस्ती करने में ही फायदा है, लड़ने में कोई फायदा नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल, वो हमेशा बादशाह बहादुर शाह जफर को यही कहा करती थी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे दोस्ती रखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? जीनत महल का एक लड़का था जो बहादुर शाह जफर से पैदा हुआ था। जीनत महल चाहती थी कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद ये उसका लड़का यहाँ का बादशाह बने और उसके नाम से पूरी बादशाहत चले। जीनत महल के मन में ये जो छोटा सा स्वार्थ था, इस स्वार्थ के चलते उसने कभी भी राजा बहादुर शाह को अंग्रेजों से लड़ने नहीं दिया। लेकिन राजा बहादुर शाह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से लड़ना चाहती थी। सेना में जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के पूरी तरह से खिलाफ थे। तो हुआ ये कि जब मेरठ के सैनिक वहां पहुंचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर के महल में जाकर ये जानकारी दी, महल माने लाल किला, लाल किले में बहादुर शाह जफर रहा करता था, वही उसके महल के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। तो सैनिकों ने जाकर ये सूचना दी कि मेरठ में तो क्रांति हो गई है और अब वो क्रांति दिल्ली में हमें करनी है। तो बहादुर शाह जफर के सारे सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ आकर गले मिले और उन्होंने कहा कि हमें तो क्रांति दिल्ली में भी करनी है, राजा माने तो अच्छा है, नहीं माने तो हम तो क्रांति करेंगे। अब मेरठ के सैनिक, दिल्ली के सैनिक इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने बहुत देर तक सोचते हुए कहा, ना हाँ ना ना। एक स्पष्ट रूप से हाँ भी नहीं कह रहा था, दूसरी तरफ से ना भी नहीं कह रहा था। फिर मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को कहा कि देखो, आप अगर लड़ाई लड़ो हमारे साथ तब आपका नाम इतिहास में रहेगा, नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ने ही वाले हैं और वैसे भी आप मारे जाओगे। अंग्रेज आपको हमारा जासूस कहेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे और हम आपको अब बिना लड़ाई लड़े छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप राजी राजी आते हो हमारे साथ तो अच्छा है, नहीं तो बेराजी हम आपको ले ही लेंगे अपने साथ। बहादुर शाह जफर ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने मेरठ के सैनिकों से कहा कि भाई मेरे पास तो राजा की पदवी भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने छीन ली है, मैं तो नाम का राजा हूँ, ना मेरा कोई कानून यहाँ चलता है, ना मेरा कोई हुक्म मानता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई धन दौलत है, मैं तो गरीबी में जीवन बिता रहा हूँ, मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं दे सकता, पगार नहीं दे सकता। तो मेरठ के सैनिकों ने कहा कि हम तनख्वाह और नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से आजाद कराना है देश को, इसके लिए लड़ रहे हैं और हम आपसे वेतन मांगने नहीं आए। वेतन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हम उसका इंतजाम कर लेंगे, आप तो बस घोषणा करो कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करना है। तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के सैनिकों के दबाव में, दिल्ली के सैनिकों के दबाव में घोषणा कर दी और उस घोषणा का बहुत बड़ा असर हुआ।
पूरी दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए पूरी दिल्ली में। आप देखो, मेरठ से 2,000 सैनिक गए थे और लगभग 1,500 साधारण लोग गए थे। इन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर 2-3 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और उन 50,000 सैनिकों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ उस जमाने में दिल्ली में हुआ करता था दरियागंज का इलाका। ये जो दरियागंज आज आपको दिखाई देता है, ये पूरा अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। अंग्रेजों के सारे बड़े अधिकारी इसी दरियागंज इलाके में रहा करते थे। अंग्रेजों के जितने बड़े ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, वो दरियागंज इलाके में चला करते थे। अंग्रेजों का एक बड़ा चर्च दरियागंज में था, वो आज भी है। एक हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज भी है। और अंग्रेजों की सरकार जो मुद्रा बनाती थी, सिक्का छापती थी, उसका छापा खाना भी दरियागंज में ही हुआ करता था। और अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था उस जमाने में, उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी दरियागंज में। माने ये दरियागंज सबसे महत्वपूर्ण इलाका था अंग्रेजों का। तो इन मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर दरियागंज पर ही धावा बोला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक दिन पूरा और आधा दिन अगले दिन, माने 1.5 दिन के अंदर मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर 11,000 से ज्यादा अंग्रेजों को खत्म कर दिया दिल्ली में 1.5 दिन के अंदर। 11,000 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जब इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली की खबर जहां जहां तक पहुंची, वहां वहां तक अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली, 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, अंग्रेजों की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र एक दिन पूरा और आधा दिन, माने 36 घंटे में पूरा दिल्ली आजाद था अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहां जहां था सब जलाकर क्रांतिकारियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहरा गया था। दिल्ली से खबर अलीगढ़ पहुंची, अलीगढ़ से मेरठ, माफ करना, एटा पहुंची, एटा से इटावा पहुंची, इटावा से मैनपुरी पहुंची, मैनपुरी से कानपुर पहुंची, कानपुर से लखनऊ पहुंची, लखनऊ से आगे आगे खबर पहुंचती रही। और एक दूसरा क्षेत्र था कि दिल्ली से खबर मुरादाबाद पहुंची, मुरादाबाद से बरेली पहुंची, बरेली से शाहजहांपुर पहुंची। तो एक अलीगढ़ की दिशा में और एक बरेली की दिशा में, दोनों तरफ जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नागरिकों ने, सैनिकों ने जो मोर्चाबंदी की है और उसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। आप ये सुनकर जरूर गौरव महसूस करेंगे कि भारत के क्रांतिवीरों ने और साधारण नागरिकों ने 15 दिन के अंदर 51,316 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट में सुला दिया 15 दिन के अंदर। और 51,316 ये अंग्रेज जो मारे गए ना, इनकी कब्र सब भारत में है। उन कब्रों की गिनती हुई तब ये पता चला कि इतने अंग्रेज मारे गए इस देश। और ये अंग्रेज जो मारे गए, आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि कुल जो अंग्रेज भारत में थे 1857 में, उन अंग्रेजों की संख्या 51,630 थी और 51,316 मारे गए। माने लगभग 300 अंग्रेज जिंदा बचे। और जो जिंदा बचे, उनकी जो डायरियां उन्होंने लिखी हैं, जो अंग्रेज जिंदा बच गए 1857 की क्रांति में, वो पढ़ें तो हंसी आती है। अंग्रेजों ने लिखा कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने अपने शरीर पर कोयले की राख मल ली थी और हम काले दिखने लगे थे, इसलिए भारतवासियों ने हमको छोड़ दिया और ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो अपने ही व्यक्ति हैं, क्योंकि शरीर पर कालिख पोती हुई थी। कई अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने फकीरों का वेश धारण कर लिया। और हमारे देश में कहा जाता है फकीरों को मारना नहीं, तो वो इसलिए जिंदा हो गए कि बच गए कि फकीरों का वेश धारण किया।
कुछ अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि वो इसलिए जिंदा बच गए कि उन्होंने साधु संत का चोला ओढ़ लिया। और कई अंग्रेज, कम से कम 250 से ज्यादा अंग्रेजों ने अपनी डायरी में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास जो भी कपड़े थे उस कपड़े को सबसे पहले उन्होंने नारंगी रंग में रंगा, क्योंकि ये नारंगी रंग भारत में श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक है। और अंग्रेजों को लगा कि जिंदा बचने के लिए इस नारंगी की शरण में ही जाना पड़ेगा, भगवा ही लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपने कपड़े भगवा रंग में रंग लिए और उन कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और भारतीय लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर दया दिखाई। लेकिन जो अंग्रेज छूट गए वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। ये छूटे हुए अंग्रेज, ये बचे हुए अंग्रेज किसी तरह से भारत से इंग्लैंड वापस चले गए।